नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं सिरेमिक आर्टिस्ट वरिष्ठ कलाकार निर्मला शर्मा जी, जो कि भोपाल से हैं। तो हम निर्मला जी का स्वागत करते हैं और उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनके जीवन के विषय में। तो निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो हम जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ हुई और आप इस कला क्षेत्र की ओर कैसे अग्रसित हुई। मेरा जन्म मोदी नगर में हुआ 1945 में। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पर ही हुई और मैंने मास्टर्स किया है एक अर्थशास्त्र में, क्योंकि मेरे पास कला की कोई शिक्षा नहीं थी और कला के बारे में मेरे पिताजी या माताजी जो भी कहें वो करने को तैयार नहीं थे। मैं केंद्रीय विद्यालय में बैरागढ़ में काम करती थी और वहाँ से लौटते समय बहुत तेज़ धूप होती थी। तो मैंने अपने पति से पूछा कि क्या किया जाए, धूप बहुत तेज़ होती है। तो पहले तो वो बोले कि बैरागढ़ में ही मकान ले लो जी। और वहीं रहो, पर वहाँ मैंने मकान देखे तो मुझे पसंद नहीं आए। मैंने अपने घर में ही रहना का तय किया और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम भारत भवन चली जाया करो और वहाँ पर शाम तक बैठी रहा करो। तो मैंने वही शुरू किया। पहले तो मैं बहुत सारा खाना बना के ले जाती थी सब लोगों के लिए और हम लोग सब बैठ कर के खाना खाते थे। उसके बाद पाटीदार जी ने ही मुझसे कहा कि चलो मिट्टी में खेलते हैं, यहाँ बैठ के भी क्या कर रही हो। तो मैंने कहा चलो, मुझे तो कोई काम चाहिए था क्योंकि खाली बैठना मेरी फितरत में नहीं है। तो मैं वहाँ जाना शुरू कर दिया और वहाँ उस समय पीआर दरोज सिखाते थे, वो सिखाने के लिए आए हुए थे और बहुत सारे लोग वहाँ काम भी कर रहे थे। तो पीआर दरोज से ही शुरू में तो मैंने सीखना शुरू किया। हालांकि उन्होंने एक किताब मुझे दी और कहा कि इसको पढ़ो पहले। तो मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं सो गई। किताबों से वैसे भी कलाकारों का रिश्ता बहुत कम होता है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, काम करो, काम करना शुरू करो। तो मुझे वेजिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बहुत बाद में मुझे पता चला कि मिट्टी की वेजिंग करनी होती है। फिर दरोज सर ने एक बार मेरा काम सब तोड़ दिया। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आया लेकिन उससे मुझे सीखने को भी मिला कि काम तोड़ना भी चाहिए, क्योंकि हर काम उतना अच्छा नहीं होता जितना कि देखने में लगता है। उससे मुझे शिक्षा भी मिली और उस समय तो खैर मुझे गुस्सा आया था, लेकिन पाटीदार जी ने कहा कि नहीं, तुम काम करती रहो और मैं सिखाऊंगा तुमको। तो पाटीदार जी भी उन दिनों बहुत काम करते थे और वो भी किसी न किसी काम में लगे रहते थे। उस समय वो मुर्गियां बना रहे थे, तब मैंने भी काम करना शुरू किया और मैं रात तक वहाँ बैठी रहती थी और रात का कार्यक्रम देख करके ही तब बंटी मुझको छोड़ देता था घर तक। और मैं इस तरह से मेरी शिक्षा प्रारंभ हो गई कला के क्षेत्र में। जी, कला के क्षेत्र में आपकी शुरुआत तो बहुत रोमांचक रही है।
और हम जानना चाहते हैं जो कि आप पॉट पे कविताएं लिखती हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई? मैं पॉट पे ज़्यादातर कविताएं लिखती हूँ और उसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मेरे बेटे की 1994 में डेथ हो गई। तो मेरे पति सोते नहीं थे, तो मैंने पूछा कि सोते क्यों नहीं हो, नींद तो पूरी होनी चाहिए ना। तो बोले कि एक कविता तंग करती है जो उन्होंने बेटे के ऊपर ही लिखी थी। तो मैंने कहा कि वो कविता मुझे लिख के दो तो मैं पॉट पे लिखूंगी। तो बोले कि उससे क्या होगा। मैंने कहा क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई है, तो आप मुझे ये कविता लिख के दो और मैं पॉट पे लिखूंगी। तो वो कविता थी छोटा सा हाथ, उछलता हुआ लड़का सिर्फ होता है एक छोटा सा हाथ। बाहर निश्चय ही सारी दुनिया होती है, मगर दिमाग में होता है एक छोटा सा हाथ। ये कविता मुझे लिख के दी थी और मैंने सबसे पहले उसे पॉट पर लिखा। तो उसके बाद सोने लगे, तो मेरे लिए तो मिरेकल था। फिर मैंने कहा कि और कविताएं दो जो आपको तंग करती हैं, तो मैं सबको पॉट पे लिखूंगी। तो ऐसे करके उन्होंने 25 कविताएं मुझे दी जो सब बेटे के ऊपर लिखी हुई थी। तो मैंने उनको पॉट पर लिखना शुरू किया। फिर महेंद्र गगन जी आए मेरे पास और कहने लगे कि मुझे वो कविता वाला पॉट चाहिए और मुझे गिफ्ट करना है। तो मैंने कहा कि आप भी तो लिखते हो ना कविता, तो आपकी कविता दे दो, मैं पॉट पर लिख दूंगी। तो उन्होंने फिर अपनी कविताएं दी, उन्होंने भी 7-8 कविताएं दी और मैंने उनको पॉट पर लिख करके दिया। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने गिफ्ट किया। फिर इस तरह से कविता लिखने का काम शुरू हो गया। जी। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ करके टीवी बहुत देखती थी। तो मुझे मकान जितने भी दिखे सब ऐसे दिखे कि जाली के बने हुए हैं और उनसे लाइट बाहर आ रही है। तो मैंने फिर जाली में काम करना शुरू किया और मुझे वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जाली में काम करने से मेरा वज़न भी हल्का हो रहा था और मिट्टी की भी बचत हो रही थी, क्योंकि कम मिट्टी में ही पॉट बन जाता था। तो इस तरह से जाली वाला काम भी शुरू हुआ और फिर पिंचिंग का काम मैं करती थी शुरू से ही और पिंच करके बनाती थी। और उस पे फिर मैंने केशव राउत से पेंटिंग करानी शुरू की और वो पॉट मुझको बहुत अच्छे भी लगे। और जब मैं बॉम्बे शो करने के लिए गई तो वहाँ पर मुझे बहुत प्रशंसा भी मिली और जहांगीर में मेरा शो था, मैंने सत्यधीर भी था मेरे साथ और बालू चौधरी। जी। आंटी, आपके कामों को देख के एक अलग तरह का ही एहसास होता है, उसमें एक अलग तरह की एक अलग पहचान है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की पॉट पॉट वर्क व पॉटर्स जो सिरेमिक के काम होते हैं, उनमें से बहुत भिन्न है। मतलब वो देख के समझ में आता है कि ये आपका काम है। तो इसकी एक आइडेंटिटी बनाने में भी बहुत समय लगता होगा। अच्छा, आप अपने स्टूडियो में कितना समय देती हैं, वह आपका रूटीन क्या होता है, उस विषय में भी ज़रूर बताइएगा। समय का तो कोई निश्चित नहीं होता, क्योंकि मैं तो कभी भी काम करती हूँ और कभी जब भट्टी लगानी होती है तो रात के 2 भी बज जाते हैं और मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती, ना मुझे डर लगता है कि रात के 2 बजे मैं घर के बाहर काम कर रही हूँ।
जी, आंटी हम जानना चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी लाती कहाँ से हैं? ये एक आसान बात नहीं है इस उम्र में लगातार काम करना व अपनी एक्टिविटी को बनाए रखना। आप ट्रैवल भी बहुत करती हैं, ट्रैवल भी अकेले करती हैं। अच्छा, जब आप एक चीज़ बताइए कि जब आप सिरेमिक करती थी व शुरू में जब करती थी, किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा व किन चीज़ों को आपने सीखा इस चीज़ से? और जोड़ना, तोड़ना ये कितना महत्वपूर्ण होता है सिरेमिक के लिए? इस विषय में भी ज़रूर बताइए। टूट फूट तो सिरेमिक में होती ही है, क्योंकि टूटने का इसका स्वभाव है। और मैं तो इससे ही शिक्षा प्राप्त करती हूँ, तोड़ने से ही। और मेरे शुरू में बहुत सारे काम पके पकाए मुझको बोलते थे कि हथौड़ा लो और तोड़ दो। तो मैंने बहुत सारे काम तोड़े भी हैं, और मैं चाहती थी कि कोई आ जाए तो मैं उसको दे दूँ। तो इस तरह से भी मैंने बहुत सारे काम गिफ्ट किए थे, क्योंकि जो भी आ जाता था मैं उसको काम सौंप देती थी, और तोड़ती नहीं थी। पर तोड़ देने से मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो मोटा काम होता था या ख़राब काम होता था, वो टूट जाना ही ज़्यादा अच्छा है। जी, ये जो अनुभव हैं यही काम आते हैं और यही नए बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन शब्दों से। और आपके अनुभव भी उनको अवश्य सुन के, जान के ये सब चीज़ें जानने को, समझने को मिलेंगी। अच्छा, नए जो स्टूडेंट्स हैं व कलाकार हैं जो सिरेमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? नए बच्चों को तो सीखने के लिए यही कहना चाहूँगी कि इस काम में टूट फूट तो बहुत होती है, और टूट फूट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही होती है। और कई बार मिट्टी में वो रह जाती है, एयर बबल रह जाते हैं, तो उसकी वजह से भी टूट फूट होती है। तो वेजिंग अच्छे से करना चाहिए, और वेज करने के बाद फिर सूख जाएं तब उनको पकाना चाहिए, क्योंकि बरसात के दिनों में नमी सोख लेते हैं। तो इसलिए उसको घर के अंदर ही पंखे में सुखा लें, या कभी धूप निकलती हो तो धूप में सुखा लें। और ध्यान रखें कि क्रैक ना हो कहीं भी, या क्रैक कहीं दिखता है तो उसको पहले ही भर लें। थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतना समय निकाला हमारे बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार।